बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि जिसका नाम है खुराक और ग़िज़ा, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है माहीन? यस मैम, आ रही है। खुराक और ग़िज़ा का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। पिछला सब क्लियर है जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, मस्कुलर सिस्टम? यस मैम। क्लियर है, ओके। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी उससे ना काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, मतलब वो तो हमने पूरा निज़ाम पढ़ा कि कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। पिछला जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था कि हमारी, अब आपको ना थोड़ा सा ये फर्दर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, या जैसे हमने निशास्तदार ग़िज़ाएँ देखी, वहाँ हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ उसके लिए एंजाइम है, यानी कि ख़मीर है, कहाँ से निशास्ता किस जगह पर डाइजेस्ट होता है, फिर हमारे प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, फिर हमारे जो हमने ये पढ़े थे ऑयल्स, यानी कि इसकी फैटी फूड, वो कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं। अच्छा, वो हमने वो देखा था। अब इसके बाद ये हमें ये देखना है कि ग़िज़ा में हमारी क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ग़िज़ा, खुराक और ग़िज़ा ज़ाहिर तो हमें ये दो एक जैसी चीज़ें लगती हैं, ठीक, लेकिन हमें इनमें फ़र्क भी पता होना चाहिए, क्या चीज़ हमारी ग़िज़ा में शामिल है और हम क्या खाते हैं। ठीक है, खुराक में बेसिकली वो तमाम हमारी चीज़ें जिनकी खाने वाली जो हम खाते हैं। फिर अब न्यूट्रिशन ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकती। ठीक, अच्छा, ये अभी कौन एडमिट हो रही हैं, ये OR3SY, उनका क्या नाम है? अपने नाम से अकाउंट बनाए तो ज़्यादा ईजी अच्छा होगा। अच्छा, खुराक अज्जा, थोड़ी सी डेफिनेशन है यहाँ पर। डेफिनेशन क्या है कि इंसान खाना खाकर ज़िंदा रहता है, इस खुराक को ग़िज़ा कहते हैं। ठीक है, हम ज़ाहिर है हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम ग़िज़ा कहते हैं। ऐसी तमाम अशिया, सब्जियाँ, अनाज, फल, दूध वगैरह सब ग़िज़ाएँ हैं। ग़िज़ा से जिस्म की नशो नुमा होती है और जिस्म में क़ुव्वत और गर्माई पैदा होती है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना यहाँ पर मेंशन करूँगी। ज़ाहिर है हम अपने पूरे दिन में हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसमें दूध भी है, हम अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, रोटी, चावल, दलिया वगैरह। फिर इसके बाद फल हैं। ज़ाहिर तो हमें देखें कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते सब्जियां खाना, फल खाना, दूध, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी बॉडी को वो तमाम इंग्रेडिएंट्स और वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि जिनके बगैर हमारी ग्रोथ, हमारे अंदर के जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो रुक जाते हैं जिनके बगैर। ठीक है, इसलिए उनका इस्तेमाल हमारे डेली रूटीन में, ये एक वर्ड हम कॉमनली सुनते आते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? बैलेंस डाइट के जिसमें तमाम की तमाम जो ज़रूरी अज्जा हैं, ठीक है, जैसे कि मानो जैसे कि हमारे अनाज में मौजूद है ये देख, कार्बोहाइड्रेट। फल में आप लोग अपने म्यूट कर दें अपने स्पीकर्स को, माइक को। ठीक है, तो अच्छा सब्जियां हैं, सब्जियों में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? सेलुलोज है, हमें फाइबर मिलता है, इसके साथ हमारे बहुत सारे एंजाइम वगैरह, मतलब इम्पोर्टेंट हमारे विटामिन्स मिलते हैं हमें सब्जियों से। ठीक, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फलों से भी हमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ विटामिन्स, कुछ ग्लूकोज, हमें इस तरह की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूध से हमें क्या मिलता है? दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, हमें विटामिन्स इंपॉर्टेंट मिलते हैं, विटामिन्स के साथ साथ हमें ऐसे बहुत सारे फैट्स भी मिलते हैं दूध में से। ठीक, तो उनका हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी, उनका लाजमी पार्ट है। और उससे होता क्या है, हमें हमारी बॉडी नशोनुमा यानी कि ग्रोथ होती है। देखिए ना, हमारी हड्डियाँ, हमारी बोन्स को, बोन्स का अगर हम इंशाल्लाह आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बोन्स में भी हमारे वही कैल्शियम, विटामिन डी हमारे बोन्स का हिस्सा बनती है कि जो हम अपने फूड से लेते हैं। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो हमारे जिस्म में क़ुव्वत, देखिए ना, हमें पूरे दिन काम करने के लिए ताकत चाहिए होती है, हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें हमें हमारी ग़िज़ा से ही मिलती है। अच्छा, फिर हमने आगे से ये भी देखना है कि कैसे
हमारे क़याम सेहत और बक़ाए हयात, मतलब सेहत के लिए भी और ज़िंदगी के लिए भी हमारे ये ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब ग़िज़ा कैसी खानी चाहिए? अब ग़िज़ा हमने ऐसी खानी है जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत हो और आसानी से जुज़्व बदन बन जाए, ठीक? और उसमें तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुनासिब मिक़दार में होने चाहिए। अच्छा, ग़िज़ा ऐसी खानी चाहिए जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत। अब हम जैसे बज़ाहिर बाहर से जो फ़ास्ट फूड वग़ैरह मिलता है, ज़ायके में तो ये हमें अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उसमें फ्राइड आइटम एक तो ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं होती कि जो हमें हमारे एक तो घर से बनाए हुए खाने में और हमारी सब्ज़ियाँ, हमारे फलों में, दूध में और इस तरह की जो चीज़ों में हमें मिलती हैं, वो उसमें सब चीज़ें नहीं मौजूद होती, ठीक है? अच्छा, अब मैं साथ-साथ आपको ये बताती जाऊँगी कि हमारे खुराक में जो मेन अज़्ज़ा हैं, वो कौन-से हैं, ठीक है? अच्छा, हमारी खुराक के मेन अज़्ज़ा मैंने आपसे जैसे कि पहले ज़िक्र किया, प्रोटीन्स हम खाते हैं, ठीक है? प्रोटीन हम किस फॉर्म में खाते हैं? दूध है, ठीक है? अंडे हैं, मछली, गोश्त, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। फिर उसके बाद है अच्छा, ये चीज़ें सब चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊँगी कि आपने ना अपने बिल्कुल ये इस तरह याद रखनी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको भी बताऊँ, आप अपने घर वालों को भी बताएँ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी बताएँ, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन है ये सबके पास जाए, तब सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? निशास्ता, रोगनियात, अच्छा विटामिन्स ये आप अक्सर आप सुनते आते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है? ये इनका क्या काम है, ये भी हम साथ-साथ आगे पढ़ेंगे। हर एक का अपना विटामिन बी12 का रोल आपने सुना है, विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। मतलब ये हर एक का अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कि जिसके बगैर हमारे बहुत सारे इंटरनल फंक्शन रुक जाते हैं। फिर उसके बाद मदनी नमकियात, हम अपने खाने में साल्ट का, नमक का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया। इसके अलावा हमारे जो ये सी फूड होते हैं, मछली वगैरह खाते हैं या कुछ और, इसके अलावा झींगे हैं या मतलब जितने भी सी फूड है, समय झीलों वगैरह समुद्रों से मिलती हैं, तो उनसे हमें ये नमकियात हासिल होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इनकी एक लेवल से इनकी बॉडी में कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो ये बहुत से ज़रूरी जो हमारे चलने वाले प्रोसेसेस हैं, उनको रोक देते हैं। अब हम एक वन बाय वन करके हर एक कोई डिटेल पढ़ते जाएँगे कि लाहमियात क्या होती हैं, ठीक है? ये यूनानी लफ्ज़ है, ठीक है, लाहमियात। लहम से निकला है, इसका मतलब गोश्त या प्रोटीन होता है। इसमें क्या-क्या चीज़ पाई जाती है? इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, गंधक भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और गंधक होती है। अच्छा, जितने भी हमारे जिस्म के ना सेल्स हैं, खुलिए हैं, हमारा मैदा है, हमारे मसल्स के सेल्स हैं, हमारे इंटरनल जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं नर्वस सिस्टम के, ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, अब प्रोटीन में क्या-क्या चीज़ होती है, आपने एक बात याद रखनी है हमेशा कि अमाइनो एसिड्स, ठीक है? पीछे भाई हमने ये बात पढ़ी भी है कि प्रोटीन के टूटने से पेप्टोन्स बनते हैं, तो पेप्टोन्स के टूटने से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी प्रोटीन हज़म होगी हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन के हज़म होने के साथ-साथ क्या होता है कि हमारे अमाइनो एसिड्स जनरेट होते हैं और अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में काबिल हज़म होते हैं कि वो वहाँ से हमारे खून का हिस्सा बन जाए। अब हमने ये देखना है कि हमें ये कहाँ-कहाँ से मिले। बड़ी सिंपल सी बात है, आसान बात है, हमें कुछ पता भी है। एक तो हैवानी प्रोटीन और एक नबाताती प्रोटीन। अच्छा, जो भी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, हमें अंडे मिलते हैं, दूध एनिमल से, गोश्त, मछली, पनीर भी हम बनाते हैं, जिसे चीज़ कहते हैं, ठीक है? कॉमनली यूज़ की जाती है। तो ये सब हमें एनिमल प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा, इनको क्यों डिफरेंशिएट किया गया है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन? यानी कि वो तमाम, अच्छा मैं आपको थोड़ा-सा प्लांट प्रोटीन पे बात करूँ तो प्लांट प्रोटीन कौन-सी हैं कि जो हमें वो वाली प्रोटीन जो हमें प्लांट्स में से जैसे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट से हासिल करते हैं। आटा आटा ले लेते हैं, चावल, मटर, चने की दालें बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन। मतलब जितनी भी हमारे पास ये दालें हैं, बीन्स हैं हमारे पास, सुर्ख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का।
सुरख लोबिया का काम खून बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो ज़ाहिर है हम सबको पता है जायका, टेस्ट खाने में। दूसरी बात अगर हम इसका अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखें, मैंने आपसे जिक्र किया पहले कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स छोटे-छोटे ज़रात होते हैं, ये आपस में मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मिलजुल कर ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अच्छा, अब वो जो प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है उसका अंदर से स्ट्रक्चर देखिए, और जो प्लांट प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर देखिए, तो उन दोनों के अमाइनो एसिड्स में फ़र्क पाया जाता है। सबसे बुनियादी फ़र्क अमाइनो एसिड्स का है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता कि 2, 4, 6 अमाइनो एसिड्स, बल्कि ये नंबर, ये तादाद, ये सैकड़ों हज़ारों तक भी जाती है। ये बहुत कम्प्लेक्स, कुछ छोटी प्रोटीन्स होती हैं, कुछ लंबे चेन्स होती हैं, फिर वही चेन दोबारा से मुड़कर ऐसे जैसे यू शेप में प्रोटीन हो जाते हैं, फिर वही यू शेप आपस में अगेन आपको अपने ही ऊपर ऐसे घूमकर और एक नेटवर्क सा बना देती हैं। ठीक है, तो ये हम इसको फ़र्क कर सकते हैं छोटी, आसान या कम्प्लेक्स किस्म की प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन में भी यही फ़र्क है कि एनिमल प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है, मतलब उनका जो उनके अपने अंदर जो उनकी इस तरतीब में वो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। आप अमाइनो एसिड को ऐसा समझिए कि जैसे ब्लॉक्स हैं, जैसे छोटे छोटे स्क्वायर किस्म के ना ब्लॉक्स हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको ना यहाँ पर इनकी डायग्राम मेंशन कर देती हूँ, हो सकता है आपके लिए क्लियर हो जाए कि अमाइनो एसिड्स कैसे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। आप 2 मिनट वेट कर लें। आपको ये पेज नजर आ रहा है जी स्टूडेंट्स? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ठीक, ऐसे है कि जैसे ये आपको एक चेन सी नज़र आ रही है, जिसमें ये एक लगा हुआ है, ये दूसरा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं आपस में जुड़े हुए। चलिए यहाँ बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये एक चेन सी नज़र आ रही है आपको, ऐसे लंबी सी, बिल्कुल ऐसे स्नेक है। ठीक है, यस मैम। ये इसमें ये अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक, ये दो, ये ना डिफरेंट कलर, ऐसे ना जैसे चेन नहीं होती, चेन में बीड्स लगे हुए होते हैं, ऐसे ही है ना, जैसे मोती लगे हुए होते हैं एक चेन में। तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं और ये अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आपको यहाँ पर ऐसे सी ग्रीन है, फिर रेड है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर पर्पल है, फिर ब्लू है। देखिए जैसे ना एक उसमें एक तरतीब भी एक खास होती है। हर एक प्रोटीन के अंदर ये जो अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ये उनकी ना जो तरतीब है ये एक खास होती है, मतलब ये तरतीब आगे पीछे नहीं हो सकती। अगर यहाँ से अगर एक भी अमाइनो एसिड, ये जैसे यहाँ पर ये येलो हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर इसको हटाकर किसी और जगह लगा दिया जाएगा तो क्या होता है कि ये इसका काम, इसकी फंक्शनिंग सबकी सब रुक जाती है। ठीक है, इसका जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है ये रुक जाता है। तो इसलिए इसका इस जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। अब एनिमल और प्लांट प्रोटीन में ये जो अमाइनो एसिड्स हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, हाँ ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर है, आप देख लें प्रोटीन। ठीक है, पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है। पेप्टाइड को थोड़ा सा काट लें, एक छोटी चेन को कह सकते हैं, और फिर उसी को आपस में हर एक मॉलिक्यूल को अलग कर दें। अब आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये डायग्राम जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी स्टूडेंट, नजर आ रहा है आपको? यस यस मैम।
तो चलिए ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स आप इसको समझ लें कि जैसे ये ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, और यही फिर पेप्टाइड छोटे छोटे चेन्स हैं, यही चेन्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। समझ आ गई बात? प्रोटीन क्लियर है? कैसे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ये चीज़ क्लियर है? मैं आगे Yes, चलती हूँ। ma'am. अच्छा चलिए मैं आगे चलती हूँ, वापस हम अपने बुक पे जाते हैं। ओके, प्रोटीन हमने पढ़ा, एनिमल प्रोटीन पढ़ा, प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में गेहूं के आटे, चावल, मटर, और इसमें थोड़ी सी कम प्रोटीन होती है, लेकिन ज़्यादा जो प्लांट प्रोटीन है वो हमें मिलती है चने और दालों से। अच्छा, अब हैवानी प्रोटीन नबाताती प्रोटीन की निस्बत आला होती है, मतलब जाहिर है उसमें एनिमल प्रोटीन में फैट्स की लेवल और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, हमें पता है ना कि हमें जब भी वीकनेस हो जाती है, बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है, तो हमें घर वाले कहते हैं, हमें सुनने में आता है कि जी अंडा लें, आप दूध ज़्यादा पिएं, आप गोश्त ज़्यादा खाएं, ठीक। या हमें कभी अगर एक्सरसाइज करके बॉडी को थोड़ा सा उसका वेट रिड्यूस करना होता है, तो हमें क्या कहा जाता है कि ज़्यादातर प्लांट बेस्ड अपना फूड या अपनी डाइट को रख लें। उसमें ये होता है कि एनिमल प्रोटीन में हमारी ज़्यादा प्रोटीन के साथ साथ फैट्स का लेवल ज़्यादा होता है, रिच एनर्जी, हाई कैलोरी फूड होते हैं ये एनिमल प्रोटीन। ये बहुत अच्छे ताकत के ज़्यादा करने के लिए, बॉडी को अच्छी एनर्जी में, जब भी ज़्यादा हमें एक्टिवली काम किया जाता है, तो उसके लिए हमें एनिमल प्रोटीन से मदद लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद नबाताती प्रोटीन हमने देखा, हमें जो प्लांट से मिलती है। अब इनके हम फ़वाइद देखेंगे कि इसका हमें फ़ायदा क्या क्या है, क्यों हम ये खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में क्या ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें किया जाता है। अच्छा, लामियात जिस्म की नशोनुमा और शिकस्त और रिफ की मुरम्मत के लिए ज़रूरी होती है। आप सब ने एक लफ्ज़ सुना होगा जी, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है कि हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शंस ऐसे हो रहे होते हैं कि हमारी, जैसे मैं आपसे अगर मिसाल के तौर पर बयान करूँ कि हम खाना खाते हैं, हमने दूध पिया, हमने अंडा खाया, गोश्त खाया, अब वो मैदे में गया, आगे छोटी आंत में गया, उसकी डाइजेशन हुई, उसको छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट, पहले हमने पढ़ा पेप्टोन्स, फिर उसी को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट, तो ये हो गई जी तोड़ फोड़ के हाँ, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम वही वाले अमाइनो एसिड्स हमारे खून में गए, तो फिर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स बनाने के लिए उन अमाइनो एसिड्स को एक खास तरतीब में जोड़ा जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम नहीं होता ना कि जैसे हमने खाना खा लिया, उसकी डाइजेशन हो गई, हमारे ब्लड का हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया, बल्कि जिस्म का हिस्सा, देखिए हम अपने मसल्स को देखें, प्रोटीन जो हमारे मसल्स में है ये काफ़ी मजबूत प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन, इसको बनाने के लिए अमाइनो एसिड को एक ख़ास तरतीब में रखा जाता है, और उसी तरतीब में डालने के लिए, बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में तोड़फोड़ होती है, जैसे कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बने, तो वही अमाइनो एसिड फिर एक ख़ास तरतीब में जब जुड़ते हैं, ख़ास प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसको ऑन दी होल, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को ऑन दी होल हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब फिर क्या है कि जी हम इसको ये देखते हैं कि कैसे हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, गोश्त को, रगें, पट्टे वगैरह बनते हैं। अच्छा, ये तो एक तो हो गया बनना, ठीक है, हम हमारे जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता है। फिर ज़ाहिर है कहीं कुछ चोट लग जाती है, कहीं इंटरनली कोई ऐसा मसला हो जाता है कि उसकी भी तो मरम्मत होनी होती है, ठीक है। टिश्यू बिल्डिंग एक यहाँ पर हम आपकी बुक में ही ये चीज़ मेंशन है कि टिश्यू बिल्डिंग का एक कंसेप्ट है कि जैसे जहाँ पर एक ख़ास एरिया में कहीं कुछ चोट वगैरह आ जाती है या कुछ खासा हड्डी टूट जाती है, तो वो सारा एरिया एक किस्म का उसमें वहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इन्हीं हमारे प्रोटीन्स का ही रोल है। और ये ग़िज़ा का तामीरी जुज़्व है, यानी कि हमारे ग़िज़ा में हम लेते हैं, और ये हमारी बॉडी की फर्दर कंस्ट्रक्शन, तामीर के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए उसका रोल होता है। अच्छा, फिर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा हीमोग्लोबिन, HB लेवल, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये हमारे खून में पाया जाता है, कहाँ, हमारे खून के सुर्खियों में, ठीक। अब खून के सुर्खियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका काम क्या होता है?
इसका काम ये होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, मतलब जहाँ जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ पर ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए। ऑक्सीजन इसको मिलती कहाँ से है? सबको पता है कि जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे लंग्स ऑक्सीजन को हवा से एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे खून का हिस्सा बना देते हैं। अब इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल की पंपिंग से हार्ट पंप करता है, तो पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप करता है हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स में यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है और जो हवा से ऑक्सीजन लेकर उसको दोबारा से ब्लड में शिफ्ट किया जाता है और यही ब्लड वहाँ पर जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक, इस तरीके से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसके साथ इस ब्लड में हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन अब हमने एब्जॉर्ब कर दी है, ये पूरी बॉडी में मूव होता है हार्ट की पंपिंग से, और वहाँ से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। फिर आप सबको पता है कि जैसे ही सर्दियाँ होती हैं हमारे जिस्म को हीटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि या हमारे मुख्तलिफ काम करने के लिए हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। ठीक, अच्छा, अब ये हीटिंग ताकत, फिर उसके बाद देखिए हम सबको पता है कि जितने भी इंटरनल हमारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, इंटरनल फंक्शन मतलब जैसे हार्ट पंपिंग हो रही है, इसके अलावा हमारे मैदा फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, हमारे दिमाग से सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, या इसके अलावा हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, हमारे केमिकल्स बन रहे हैं, इन सारे कामों को एनर्जी कौन देता है? तो कौन, एक तो चलो ऑर्डर तो आ गया कि काम करना है, लेकिन काम करने के लिए ताकत भी तो इसको बायोलॉजी की ज़बान में एटीपी कहा जाता है, यानी कि एनर्जी के ना छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ये एनर्जी के पैकेट्स बनाए कैसे जाते हैं? अब हम जो भी खुराक खाते हैं ना, ठीक है, जो भी हम खुराक खाते हैं उसको तोड़ा जाता है, उसको तोड़कर, ठीक है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब अगर हम मिसाल ले लें, निशास्ता की मिसाल ले लें, कार्बोहाइड्रेट की मिसाल ले लें, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब उस ग्लूकोज को एक तो सिंपल तरीका है इसके ब्लड में शामिल कर दिया जाए, ब्लड में तो शामिल हो गया, फिर दूसरा उसको कुछ ग्लूकोज को तोड़कर उसके एनर्जी के पैकेट्स बना दिए जाए। अब वो एनर्जी के पैकेट हमारी बॉडी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, बहुत अंदर है, उनको सेव रखा जाता है। उन एनर्जी के पैकेट्स को तोड़कर उसमें से ताकत हासिल की जाती है, और ये ताकत जो हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉडी में अंदर फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये हरारत इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम बिल्कुल पीछे चलते जाएं तो ये हमें फिर वहाँ से मिल रहा होता है, हम जो खुराक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, तो ये हमें सारी हरारत यहीं से मिलती है। अच्छा, ये आज का तुम्हारा टॉपिक इतना ही था, जैसे कि हमने ये प्रोटीन्स पढ़े हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल है इसमें। आपने उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी, आसान ही है, थोड़ा ही है, लेकिन आपने साथ साथ याद रखना है, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बाद में आपको ना तो ये चीज़ें समझ आएंगी और ना ही आप इस चीज़ को आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो कल फिर मुलाकात होगी आपकी जूम पे ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मैम।